क्लास में हम लोग ने बात किया था किसके बारे में। कल तो खैर हमने डिस्कशन ही किया था पूरा, है ना। उसके पहले हमारी क्लास हुई थी 27, 26, 24 को हुई थी हमारी क्लास। तो पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सही। पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन हमने किए थे। तो वही वहीं से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, जैसे मैं और क्वेश्चंस ले रहा हूँ, वैसे ही एग्जांपल में ले रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि डीवी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर के। तो क्योंकि डीवी माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाती हुई डायरेक्शन में जाओगे, तो क्या होगा, ई डॉट डी आर पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर नेगेटिव आ जाएगा। P2 माइनस P1 आपको लेस देन जीरो, या हम यूं कह सकते हैं कि P2 विल बी लेस देन। और यदि आप ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ चले जाओगे, ऐसे चले जाओ, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर पॉइंट है 3, यहाँ है पॉइंट 4, तो ई डॉट डी आर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो डी वी पॉजिटिव आ गया, यानी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो V4 माइनस V3 will be greater than zero. This implies V4 is greater than। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम हो जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल बढ़ जाता है। सिर्फ इतनी सी बात। अब इस पे पूरे सवाल बना दिए जाते हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसा सवाल बना देता हूँ, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है। और मान लो कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं, कौन कौन से, ए बी सी। ए बी सी डी को आप पोटेंशियल्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा सर। क्या आएगा बच्चों?
बिल्कुल सही बात है। देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहे हो आप, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल पे ही जा रहे हैं, तो लगातार पोटेंशियल कम होता जाएगा। डी का पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा सी का, उससे ज्यादा मिलेगा बी का, और सबसे ज्यादा मिलेगा ए का। समझ में आई बात बच्चों? किसी को कोई डाउट? हाउ डू वी कंपेयर ओवरऑल बिटवीन 1 2 3 4? आपका डाउट में समझा नहीं। हाउ डू वी कंपेयर ओवरऑल बिटवीन 1 2 3 4 मतलब ओवरऑल मतलब क्या है? अभी क्लियर हो गया बेटे तुमको? अच्छा, लेफ्ट में 1 2 3 4 में, पूरे में, चारों में। अच्छा, तो इसमें भी भाई आप ऐसे देखो ना, 2 से 1 जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, 1 से 3 जाओगे तो और बढ़ेगा, 3 से 4 जाओगे तो और बढ़ेगा। तो अगर इस लेफ्ट वाली सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो V4 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे ज्यादा दूर पॉइंट कौन सा है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड? क्लियर है बेटे? If V is variable, then we cannot do like this. Yes, we can do. Even if E is variable, we can do like this. Why? Because see, इसका E वेरिएबल से कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, तब भी आप कर सकते हो, है ना? E का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर डिटरमाइन करने में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, कितना डिफरेंस आया वो एक अलग बात। ठीक है बच्चों, एक बार में जरा सा क्या है, डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरिएबल, हाँ तब नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, तब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बार मैं क्या है, थोड़ा हमने आखिरी में जो पढ़ा था वो देख लेता हूँ। 27 जुलाई, तो 27 जुलाई को ट्यूसडे, 26 को था मंडे, 25 को था संडे, 24 जुलाई को पढ़ा था मैंने आखिरी चीज। 24 जुलाई, 24 जुलाई से भी पहले भी कुछ पढ़ा था।
23 जुलाई को पढ़ा था, यस। हम्म। अब देखो बेटे, ये जो चीज हमने पढ़ी थी, हम बोल रहे थे कि भाई हमने क्या बात पढ़ी थी, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, या डीवी को हमने लिखा था माइनस ई डॉट डी आर। है ना? और इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक चीज और देखो कि फॉर रेडियल फील्ड, फॉर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो प्लस आर कैप की तरफ है या माइनस आर कैप की तरफ, तो उस केस में डीबी को हम सिंपली माइनस ई डी आर ऐसा लिख देता हूँ। तो यहाँ से ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस डीबी बाई डी आर, या वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डीबी बाई डी आर ऑफ आर कैप। ठीक है, आर कैप मतलब रेडियल डायरेक्शन में है, ये तो है ही सही। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा लिख सकते हो। जैसे देखो, जैसे सॉलिड स्फीयर की अगर अपन बात करें तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं अभी, है ना? अपन को दोनों रिजल्ट पता है, सॉलिड स्फीयर का वी भी पता है और सॉलिड स्फीयर का ई भी पता है। ठीक है, अपन जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। फॉर आर लेस देन स्मॉल आर की बात अगर अपन करें तो वी क्या होता है, वी होता है के क्यूब बाई टू आर क्यूब इंटू 3r² माइनस आर स्क्वायर। ई को हम लिखते हैं माइनस डीबी बाई डी आर, तो माइनस साइन को ऐसे ही रखो, के क्यूब बाई टू आर क्यूब भी कांस्टेंट है, 3r² का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और -r² का डिफरेंशिएशन -2r हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, ई की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो देखो V और E में ये रिलेशन से अपन V और E पता लगा सकते हैं रेडियल डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल बहुत सारे हैं बेटे, जैसे सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है, हॉलो स्फीयर का रेडियल होता है ना? पॉइंट चार्ज का रेडियल होता है, ये सारे के सारे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही हैं। रेडियल मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन, या तो बाहर या अंदर, अंदर भी हो सकता है। इस तरह का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको क्या कहते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक। पॉइंट चार्ज का, सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का जो फील्ड होता है वो रेडियल। उसी तरह से अगर आर ग्रेटर देन आर की बात करते हैं तो
वहां पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर, तो ई हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर ऑफ के क्यू बाई आर। तो माइनस के क्यू, 1/r का इंटीग्रेशन -1/r², तो आ जाएगा के क्यू बाई आर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनमें ठीक ठीक रिलेशन बैठ रहा है बी और आर में, है ना। अब ये तो क्या था, हमने वेरिफिकेशन किया एक तरीके से। हमें v भी पहले से पता था, e भी पहले से पता था। मैंने कहा भाई e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वेरिफिकेशन किया। इसको आप और दूसरी जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कोई हमें दे दे कि पोटेंशियल at distance r is given by minus k by r, k by r square, where r is a where k is a positive constant. Then find intensity, magnitude of intensity of electric field at, या E वेक्टर ही पता कर, पूरा E वेक्टर ही पता कर, E वेक्टर at r equal to 2, और दूसरा at 1, 2, प्रीवियस पेज देखना है।
तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। देखो क्योंकि पोटेंशियल आर के साथ ही वेरी कर रहा है तो ऑफ कोर्स हम मान लेंगे कि रेडियल फील्ड ही है। ई को सिंपली लिखेंगे माइनस डीवी बाई डी आर, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर ऑफ माइनस के बाई आर स्क्वायर। तो के डी बाई डी आर ऑफ वन बाई आर, तो वन बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन बाई आर, तो ये माइनस के बाई आर। ये बात समझ में आती है बेटे। आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस, अब स्पेसिफिक बात कर ले, जैसे आर इक्वल टू टू की बात है तो ई एट आर इक्वल टू टू पता करना है, तो आपको पता चल जाएगा माइनस के बाई टू। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, आई हैव टू जस्ट पुट आर कैप, राइट। देखो आर इक्वल टू टू, जब जिसने क्वेश्चन पूछा है उसने भी हमें कोई ऐसा नहीं बताया कि टू किस डायरेक्शन में, टू एक्स एक्सिस की तरफ कि टू वाई एक्सिस की तरफ, टू जेड एक्सिस की तरफ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, वाई जेड में, ये सब नहीं बताया गया है, राइट। तो हम भी क्या है आर कैप बता देंगे। जिधर भी आप निकालने जाओगे, मान लो आप यहाँ निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के बाई टू होगा, और क्योंकि माइनस आर कैप है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन दे जाएगी। यहाँ आर डिस्टेंस पे निकालने, टू डिस्टेंस पे निकालने जाओगे तो के बाई टू होगा, डायरेक्शन अंदर आ जाएगी। ये इसका मतलब होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड पार्ट। उसमें पूछा जा रहा है वन कॉमा टू कॉमा टू, तो वन कॉमा टू मतलब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी थ्री हो गया। तो इससे ई का क्या वैल्यू आ जाएगी, ई को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, माइनस के बाई आर की जगह लिख दूंगा थ्री, और यहाँ लिखना पड़ेगा आर कैप। नाउ व्हाट इज आर कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाई थ्री, ये आर कैप। तो यहाँ पर आर वेक्टर की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ई वेक्टर मतलब कितना आ जाएगा, माइनस के बाई नाइन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू। I think this is clear to everybody. I have done differentiation completely wrong. Sorry, everybody. मैंने डिफरेंशिएशन ही गलत कर दिया है, डिफरेंशिएशन की जगह मैंने इंटीग्रेशन। पी दिया हुआ है माइनस के बाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर होगा माइनस डी वी बाई डी आर के, यानी के माइनस डी बाई डी आर ऑफ माइनस के बाई आर स्क्वायर के डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर माइनस टू, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा के माइनस टू आर की पावर माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू के बाई आर। यस,
ऐसा होगा। तो ई को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, -2k बाई आर क्यूब टाइम्स आर। ए पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, ई वेक्टर इज -2k बाई 2 का क्यूब इंटू आर कैप, यानी -k/4 आर कैप, k/4 मैग्नीट्यूड इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज व्हाट इट। और बी पार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा -2k, आर का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का क्यूब इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा -2k/81 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2। अभी क्लियर है बच्चों सबको? Is this clear to everybody, every single person? ओके। तो इस तरह से क्या है सर, डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, यस। आर का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम, और अगर कुछ नहीं दिया जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही माना जाएगा। नोट कर लिया था ना सब? अच्छा, अब अगर मान लो पोटेंशियल जो है वो एक्स आर के टर्म्स में ना दिया जाए, एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिया जाए, तो हम कैसे करेंगे? अगेन वी गो बैक टू अवर ओरिजिनल रिलेशन, dv is equal to minus e dot dr, and in this case we write e as ex I cap plus ey j cap plus ez k cap, और dr वेक्टर को लिखेंगे dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। तो हमारे पास dv की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये डीवी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से आप देखिए कि अगर
वाई एंड जेड, मेरी आवाज लैग हो रही है। इफ वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, अगर वाई और जेड को हम कांस्टेंट रखें तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा इनमें? डीवी की वैल्यू बराबर आ जाएगी, देखो y और z कांस्टेंट है तो dy और dz जीरो हो जाएंगे, तो इन दैट केस dv बराबर आ जाएगा माइनस एक्स dx, राइट। तो अब यहां से मेरे को x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा माइनस dv बाई dx के बराबर, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड y एंड z आर केप्ट कांस्टेंट, राइट। मुझे ऐसे डिफरेंशिएट करना है पोटेंशियल को कि उसमें y और z को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा होगा, माइनस डेल v बाई डेल x, ये होता है माइनस डेल v बाई डेल। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमें ऐसे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में कि वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेना, तो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे? वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे माइनस डेल बी बाई डेल वाई, है ना। जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सेम लॉजिक लगा रहा हूं मैं, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। और इन तीनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स आई कैप, मतलब माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप यानी माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप, ई जेड के कैप मतलब माइनस डेल बी बाई डेल जेड के कैप, ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ। तो ई वेक्टर की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये माइनस साइन कॉमन आया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ वी, है ना। और ये अपने आप में एक ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर, नेबला, उल्टा ट्राइंगल। सीधा ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा, और ये क्या होता है? नेबला, माइनस नेबला ऑफ वी। ठीक है, ये याद ना भी रहे तो भी चलेगा, कैसे काम करना है वो याद रहना चाहिए हमको। अभी एक दो एग्जांपल लेकर के अपन उसको समझ लेंगे, है ना। ये नोट कर लो सब।
it will be neither cross nor dot. It will be neither cross nor dot. It will be just, देखो क्या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? मतलब कैन आई राइट सम वेक्टर a इंटू 3? तो वेक्टर और स्केलर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो बीच में कुछ डॉट क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ये जो है ये एक वेक्टर ऑपरेटर है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो इनके बीच में ना डॉट आया है ना क्रॉस आया है, ये एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। नोट किया भाई ये सबने? तो पहले इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लेते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और पूछा जाए फाइंड ई वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो इसको हमें ऐसे ई एक्स ई वाई अलग अलग पता लगना लिखना चाहिए बाद में। ई एक्स को लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब कैसे डिफरेंशिएट करना है, एक्स के अलावा जो भी आ रहा है उसको कांस्टेंट मान लेना है, तो ये वाई बाहर आ जाएगा और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x वाई। और ई वाई को क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। वाई के अलावा जो भी आ रहा है उसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेंगे, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई इज 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स कर चुके हैं, एक्स कंपोनेंट आ चुका है तो उसमें बस आई कैप लगाना बाकी, और वाई कंपोनेंट आ चुका है उसमें जे कैप लगाना बाकी। इस प्रकार
ये बात समझ में आई बच्चों? ओके। अच्छा देखो, एक बच्चा पूछ रहा था सर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, है ना? मतलब जब हम बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज या इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना? तो देखो पहले इसका आप एक सिंप्लीफाइड मॉडल समझो। सिंप्लीफाइड मॉडल क्या है कि ई अगर रेडियल फील्ड होता तो माइनस dv बाई डी आर इसकी वैल्यू लिख देते। क्या लिख देते? माइनस dv बाई डी आर, है ना? इसका मतलब क्या है, अगर आपने v वर्सेस r का ग्राफ बनाया है तो उस ग्राफ में टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। ठीक है, जैसे देखो मान लो कोई हमसे कहे कि v वर्सेस r का ग्राफ कुछ ऐसा, 0, 4, 10, 14, ठीक है, और ये पोटेंशियल हो जाता है कुछ मान लो 20 वोल्ट। कोई हमसे पूछ रहा है कि r इक्वल टू 12 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, फाइंड ई वेक्टर एट r इक्वल टू 12। तो क्या करेंगे भाई? भाई कुछ नहीं, इसका स्लोप पता करो, स्लोप का नेगेटिव कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। स्लोप मतलब इस वाले एंगल का tan थीटा, उसका नेगेटिव मतलब इस वाले एंगल का tan थीटा। तो क्या मिल जाएगा आपको? ई की वैल्यू मिल जाएगी, ये पूरी लेंथ 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन आर कैप। ई वेक्टर को क्या लिख देंगे? 5। और देखो इससे हमारी वो वाली चीज भी तय हो, मतलब सही बैठ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है। देखो आर बढ़ रहा है, इधर जा रहे हो तो आर बढ़ रहा है और पोटेंशियल कम हो रहा है ना? इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आर कैप के डायरेक्शन में। अगर इधर निकालते आर इक्वल टू, कोई कहता कि 1 पे निकालो, तो आर इक्वल टू 1 का मामला उल्टा हो जाता है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आता, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेगेटिव आता है। यहाँ पर ई को कितना लिखता मैं? -20/4, तो -5 आर कैप ऐसा लिखता है, राइट? देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूँ घटती, माइनस आर कैप की डायरेक्शन में है। आप आर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि किसी को डाउट होगा। सर एक बार वापस बताएंगे, मैं डिस्कनेक्ट किया था। देखो E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऐसा बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पोजीशन के साथ पर यूनिट डिस्टेंस जो उसका रेट ऑफ चेंज होता है उसको बोलते हैं उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट। जैसे एक रॉड है,
उस रॉड के अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग, तो मैं dt बाई dx निकाल दूंगा, उसको कहूंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। उसी तरह से पोटेंशियल अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है, तो dv बाई dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हाट अबाउट r इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 10। हाँ, वहां पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी है। जैसे एक हॉलो स्फेयर में डिसकंटिन्यूटी होती है ना बेटे, हॉलो स्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी होती है ना। जब अपन हॉलो स्फेयर का पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो भी ऐसा ही बनता है। कैसा, पोटेंशियल वर्सेस आर फॉर हॉलो स्फेयर बनाते हैं तो पहले कांस्टेंट रहता है और फिर 1/r के तरीके से कम होना चालू। तो हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के बाद, और यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है k⁻r, उसके बाद पोटेंशियल k⁻r हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। किसकी डिसकंटिन्यूटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, आप ये बता सकते हो कि 4 के जस्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप ये बता सकते हो 4 के जस्ट बाद कितना होगा। 4 पे कितना होगा वो इस ग्राफ से नहीं बता सकते। 10 के जस्ट पहले कितना होगा, 9.99 पे बता सकते हो, 10.001 पे बता सकते हो, 10 पे क्या होगा वो इस ग्राफ से नहीं पता चल पाया। और हाँ, वैल्यूज अचानक से बदल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 3.999 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और 4.0001 पे अलग हो जाएगा। जैसे ही इस, तो ये डिसकंटिन्यूटी होगी इलेक्ट्रिक। ये बात समझ में आती है बच्चों। अच्छा, जब इस तरह से पोटेंशियल नहीं दिया जाता, पोटेंशियल एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे दिया जाता। पोटेंशियल कैसे दे दिया जाता है बेटे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में पोटेंशियल दे दिया गया, तो उस केस में तो हम पता नहीं जाने ही क्या ऑपरेशन करने लग जाते हैं। अपन करने लग जाते हैं E इक्वल टू माइनस ये नेबुला ऑपरेटर ऑफ बी, है ना, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। देखो बात क्या है, जो बेसिक रिलेशन डीवी और डीआर में होता है वो होता है डीवी इज माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही है, तो फिर आप क्या करते हो, डी आर वेक्टर को इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ई डॉट डी आर आपका कन्वर्ट होकर के ई डी आर बन जाता है और ई की वैल्यू सिंपली आ जाती है माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, लेकिन अगर आपको ई के बारे में ये जानकारी नहीं है कि वो रेडियल फील्ड है और सिर्फ पोटेंशियल आपको दे दिया जाए, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपके पास दो दो मुश्किलें हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगानी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है। तो उसके लिए आप ये समझो कि हमें ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना पड़ता है। देखो, ऐसी ये करने के बाद हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है ना, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, पोटेंशियल तो एक्स स्क्वायर वाई दे दिया था, हमें तो कुछ नहीं बताया था क्या है कैसा है, कुछ भी नहीं बताया। हमने फाइनली एग्जैक्टली आई कैप जे कैप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर दिया। ठीक है, तो एक स्केलर फील्ड से की करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर फील्ड है वो हमने इस ऑपरेटर की मदद से पता कर पाते हैं। अब ये ऑपरेटर ऐसा करता क्या है आखिर में कि उससे हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाती है। तो देखो ये ऑपरेटर क्या करता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अब आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, पोटेंशियल
दो वेरिएबल का फंक्शन है x, y का। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बेटे? क्या ये ग्राफ 3 डायमेंशनल ग्राफ बने? क्योंकि अब आपको 3 वेरिएबल में काम करना है, v, x और y। क्या ये सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते? विल इट बी ए 3 डायमेंशनल ग्राफ? इट विल बी अ 3 डायमेंशनल। प्रीवियस पेज में बाद में दिखाऊंगा, पहले ये वाली बात सुन लो। इट विल बी अ 3 डायमेंशनल ग्राफ, राइट? अब वो 3 डायमेंशनल ग्राफ में दो एक्सिस तो मुझे x और y की लेनी पड़ेंगी, और एक एक्सिस मुझे लेनी पड़ेगी किसकी? पोटेंशियल। तो मान लो हम इस तरह से ये ले लेता हूँ x, ये ले लेता हूँ y, और यहाँ पे ले लेता हूँ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, है ना? मतलब एक्स वाई प्लेन में अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। 0,0 पे कुछ होगा, 1,2 पे पोटेंशियल की कुछ वैल्यू आएगी। तो जो हाइट होगी ना, वो पोटेंशियल की वैल्यू बताएगी, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो पोजीशन बताएंगे कि किस पॉइंट पे लिख रहे हैं, और उस पॉइंट का पोटेंशियल इस जेड कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। यहाँ इस वाले पॉइंट पर कुछ लिखना है, मान लो यहाँ पर कुछ और आया, ऐसा है। फिर ये पूरे प्लेन में अलग अलग पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, ये वाला। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो मेरे को एक सरफेस जैसी मिल जाएगी, मतलब आई विल ऑब्टेन अ सरफेस समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब कैसा भी बन सकता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये इस तरह का ग्राफ है। यू में गेट है प्रॉपर शीट टाइप ऑफ थिंग, जैसे किसी ने कोई चादर पकड़ी हुई है इस तरह, या हो सकता है कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस जैसी मिल जाए। एनी काइंड ऑफ ए सरफेस यू कैन ऑब्टेन, राइट? क्या ये बात मानते हैं सब लोग? ये 3 डायमेंशनल ग्राफ बन गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कहेंगे उसको, इसको क्या कहेंगे? ये जो डेल ऑपरेटर है ना, एक डेल ऑपरेटर ऑफ v अगर मैं कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? अब समझना हमने क्या किया। अच्छा, मान लो आप किसी इस पॉइंट पे हो, राइट? तो इस तरह का जो 3D कर्व होता है, उसका अलग अलग डायरेक्शन में स्लोप अलग अलग होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन डिफरेंट डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट। डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है? मतलब लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dv by dr, so this dv by dr will actually depend on the direction in which I am taking dr, right? dr किस डायरेक्शन में ले रहा हूँ? जैसे इस पॉइंट में मैं dr डिस्टेंस इधर जा रहा हूँ, कि dr डिस्टेंस इधर जा रहा हूँ, कि dr डिस्टेंस इधर जा रहा हूँ, कि इधर जा रहा हूँ, कि इधर जा रहा हूँ। ये हर और तो dv अलग अलग आ जाएगा हर दिशा में, dv अलग अलग आ जाएगा, तो dv बाई dr की वैल्यू भी अलग अलग आ जाएगी, ठीक है? ये ऐसा। अब एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई निश्चित फिक्स डायरेक्शन होगी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई फिक्स डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं dr, तो क्या मुझे पोटेंशियल में जो चेंज मिलेगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा? क्योंकि देखो dv बराबर होता है -e.dr, यानी dv बराबर होता है -e dr cos, ठीक है? तो द चेंज इन पोटेंशियल will be maximum for that dr for which theta is
लेट्स से 0 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज मैक्सिमम तब आए, है ना? ठीक है, तो ये जो कर्व है, इस कर्व का अलग अलग डायरेक्शन में स्लोप अलग अलग है। जिस डायरेक्शन में इसका स्लोप मैक्सिमम आता है, जिस डायरेक्शन में इस कर्व का स्लोप मैक्सिमम आता है, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। और ये जो डेल ऑपरेटर है ना, ये हमें इसके सामने जो भी आप स्केलर फंक्शन लिखोगे, वो स्केलर कुछ एक्स वाई जेड का तो फंक्शन होना ही चाहिए। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको उस पर ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन के अलोंग आपको डीवी बाई डी आर निकाल करके दे देगा, है ना? जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होगी उस डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर की क्या वैल्यू आ रही है, वो आपको ये नेबुला ऑपरेटर दे देता है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। एक थ्री डायमेंशनल कर्व में अलग अलग डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो ये उस डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर निकाल देता है जिस डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर मैक्सिमम आ रहा। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की डायरेक्शन में एक वेक्टर हमको दे देता है। ये बात समझ में आई, ये नेबुला ऑपरेटर क्या करता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो ग्रेटेस्ट स्लोप की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वर्ड्स में लिखने की जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है, वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतनी बात आप लिख सकते हो कि अ, है ना, मतलब अपने को इत, इस इतना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। बाकी तो फिर बस ये फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो हमें पता आना चाहिए। देखो बेटे, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस डायग्राम ओवर हियर? ये वाला जो डायग्राम है, इसमें इसमें क्या है, जैसे ये इन्होंने एक ऐसा कोन जैसी एक सरफेस बनाई है। ठीक है,
तो ये a कॉमा बी पॉइंट पर अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, तो देखो यहाँ लुक एट दिस, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, माइनस डेल एफ ए कॉमा बी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट ऑन द सरफेस। ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, स्टीपेस्ट डिसेंट ऑन द सरफेस की डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है, ठीक है। माइनस डेल एफ ऑफ ए कॉमा बी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट ऑन द सरफेस। अलग अलग डायरेक्शन पे स्लोप इस सरफेस का अलग अलग है, तो जिस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट स्टीपेस्ट डिसेंट है उस डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से चेंज हो रहा हो फॉर ए 3 डायमेंशनल फील्ड। ग्रेडियंट और नेबुला सेम है? नहीं, ग्रेडियंट और नेबुला सेम नहीं है। देखो ये जो है ना, ये डेल्टा, इस इसको बोलते हैं नेबुला, ठीक है। इस नेबुला से मुख्यतः 3 काम करते हैं। क्या? या तो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, या डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, या कर्ल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस वेक्टर ऑपरेटर को, ये एक वेक्टर ऑपरेटर, इसको अगर किसी स्केलर फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये उस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट दे देगा। इस नेबुला ऑपरेटर का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस दे देगा। और अगर आप इसका किसी वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो ये उसका कर्ल दे देगा, ठीक है। ये इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको कैसे पढ़ेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको कैसे पढ़ेंगे? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेबुला ऑपरेटर 3 काम करने के आता है। ग्रेडियंट निकालने के काम आता है। ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या हो गया? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की डायरेक्शन में dv बाई dr की वैल्यू क्या है वो दे देता है, और वो डायरेक्शन भी दे देता है कि वो कौन सी डायरेक्शन। ये ग्रेडियंट का मतलब हुआ। डाइवर्जेंस और कर्ल का मतलब भी इसी चैप्टर में समझाएंगे तुमको, ठीक है। डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों का मतलब भी इसी चैप्टर में समझाएंगे। आएगा इस चैप्टर में, आगे आएगा जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें डाइवर्जेंस। ये बात समझ में आती है बच्चों? तो इसको नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं। इस नेबुला ऑपरेटर से 3 काम कर सकते हो आप। ग्रेडियंट निकाल सकते हो, डाइवर्जेंस निकाल सकते हो, कर्ल निकाल सकते हो। ग्रेडियंट एक स्केलर फील्ड का निकालोगे और डाइवर्जेंस और कर्ल कर्ल वेक्टर फील्ड का निकालोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ, यू कैन वेरी वेल स्किप दिस पेज ऑल टुगेदर। पेज नंबर 7 जो है, दिस पेज इज ऑप्शनल। यू कैन इवन इफ यू स्किप दिस पेज, पूरी आईआईटी के पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल हंसी खुशी पढ़ाई पूरी होगी और सिलेक्शन भी सब कुछ हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की लिखना चाहते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे दो, पहले दो की बात कर लेते हैं, Q1 और Q, R डिस्टेंस में। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? उसमें से किसी भी एक को टेस्ट मान लो,
और दूसरे की वजह से उस टेस्ट वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो के क्यू टू बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। ठीक है, दो पार्टिकल का सिस्टम, आप किसी को भी सोर्स किसी को भी टेस्ट मान सकते थे। और Q1 Q2 को विद साइन सब्स्टिट्यूट कर, पॉजिटिव है तो जैसा साइन है एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना, आर उनके बीच का डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कहलाई। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कैसे सवाल बन सकते हैं, इनकी सेपरेशन को आर से टू आर करना है या आर से आर बाई टू करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, या छोड़ दिया अपने आप मूव करते करते आर से टू आर डिस्टेंस पे चले गए तो कितनी स्पीड एक्वायर कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई कैसे लिखते हैं, तो फिर आगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके इस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। फिर बात करते हैं, जैसे मान लो तीन पार्टिकल्स का सिस्टम होता है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। अब दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उनमें पेयर्स बना लेंगे अपन, है ना। जैसे आप ऐसा भी सोच सकते हो कि हर एक की पोटेंशियल एनर्जी लिख लिख करके ऐड करते चलो आप, है ना। तो जैसे Q1 की एनर्जी लिखें तो किसकी वजह से होगी, वो Q2 और Q3 दोनों की वजह से होगी। तो Q2 की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं के Q2 बाई R12, और Q3 की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं के Q3 बाई R1। अब देखो, जब आप Q2 की लिखने जाओगे तो Q2 की Q1 की वजह से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q1 Q2 के बीच में जो भी एनर्जी थी वो ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं। तो Q2 की अब सिर्फ किसकी वजह से लिखूंगा, Q3 की वजह से। तो क्या आ जाएगा, Q2 इंटू के Q3 डिवाइडेड बाई R2। और फिर जब आप Q3 की लिखने जाओगे तो Q3 की हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, Q2 Q3 की वजह से लिख चुका हूँ और Q1 Q3 के पेयर के लिख चुका हूँ। तो अब यहाँ पर आगे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ के भी लिख सकते थे कि मैंने नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई कर लिए और हर पेयर के लिए ये अलग अलग फॉर्मूला लगाता चला गया। जो दो वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पर मैंने, टोटल तीन पेयर बन रहे हैं, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाया और उसको स्केलर के तरीके से ऐड कर दिया। ये तीन पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ पेयर्स निकालना तो आपको भली भांति आता ही है, मैथ्स में आप कई बार कर चुके हो, बिल्कुल गाजर मूली वाली बात, ब्रेड एंड बटर रोज का। नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 3C2 हो जाएंगे, यानी कि तीन पेयर बने। कोई भी n पार्टिकल का सिस्टम है तो उसमें नंबर ऑफ पेयर्स NC2 हो जाएंगे, n में से दो सेलेक्ट करने। जितने पेयर बनेंगे उतनी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स बनेंगी यहाँ। अच्छा, जैसे कोई हमसे पूछ ले कि साहब एक ये चार पार्टिकल का सिस्टम और चारों पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे, सबका चार्ज Q Q है और एक स्क्वायर की वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आप। तो अब इसमें पहले तो हम हमारे मन में सोच लें कितने पेयर्स बनेंगे,
4C2 यानी 6 पेयर्स बनेंगे। अब 6 पेयर कौन कौन से होंगे? देखो, 4 पेयर तो वो होंगे जिनके बीच का सेपरेशन ए है, जो साइड वाले हैं, है ना? तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए। और 2 पेयर वो बनेंगे जो डायगोनली अपोजिट है, जिनके बीच का सेपरेशन √2a है। तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a कर देंगे, तो ये इस स्क्वायर की पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर उसके बाद कोई हमसे यूं पूछ ले कि साहब हेक्सागन है, हेक्सागन में वर्टाइसेस पर चार्जेस रखे हुए हैं और इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो आप, क्या हो? तो इसको लिखने का भी क्या तरीका है? इसमें कितने पेयर्स बनेंगे भाई? 6C2 के हिसाब से 6 × 5/2 यानी 15 पेयर्स बने। तो 15 टर्म्स बननी चाहिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब 6 टर्म तो ए डिस्टेंस वाली, तो 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस, देखो अब ये एडजेसेंट चार्जेस की आपस की पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी है। अब इन दोनों की आपस की एक एक छोड़ के वाली लिख रहा हूं, इन दोनों के आपस और इन दोनों के आपस, और उसी प्रकार से इन दोनों के आपस, एक छोड़ के ये वाला छोड़ दिया, फिर इन दोनों के आपस और इन दोनों के आपस। क्या ऐसे भी 6 पेयर बन गए? और ये वाली डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो ये √3a आ जाएगी। देखना, एक हेक्सागन में नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, ये तो इसका नियरेस्ट नेबर हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी अगर अपन निकालेंगे तो ये ए है, ये ए है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये सामने वाली साइड ए साइन 60 आ जाएगी, तो ये वाली भी ए साइन 60 हो जाएगी। तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी 2a साइन 60 यानी √3a। और ऐसे भी 6 पेयर्स हैं, तो 6 के क्यू स्क्वायर बाई √3a। 6 और 6 12, 3 टर्म और बची। 3 टर्म कौन सी? देखो, आपने देखो इस वाले चार्ज की इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, इसकी इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अब इसकी इसके सामने दो छोड़ के बाद जो चार्ज आ रहा है उसके साथ नहीं लिखी, तो दो छोड़ के जो आ रहा है उसके साथ कैसे लिखें? वो कुछ ऐसी वाली डिस्टेंस, एक ऐसा वाला। इसके लिए, अब इसके लिए दो छोड़ के जाओ, तो इसकी अगर बात कर रहे हो तो ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया और इसको पकड़ लिया, तो ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब इसकी बात करेंगे, इसकी, तो इसके लिए कौन सा लेंगे भाई? ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये सामने वाला ले लेंगे, तो इसके लिए ये सामने वाला। ठीक है, अब इसके लिए तो ये आ चुका है, इसके लिए ये आ चुका है। सारे चार्ज कवर हो गए ना, सारे चार्ज कवर हो गए। तो 3 टर्म ऐसी बनेंगी, 1 2 3। तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई 6 और 6 12 और 3 15 टर्म्स में। ठीक है, ये रहा प्रीवियस पेज, इसको नोट कर लो, दोनों पेजेस को नोट कर लो तुम आराम से।
हाँ, अभी बताएंगे, हेक्सागन वाला फिर से बता देंगे। ये वाला पेज नोट कर लिया भाई सबने? अब देखो, स्क्वायर वाला समझ में आ गया था सबको? देखो बेटा, कैसे पेयर्स बनेंगे? जैसे हम बताए थे, एक तो ए डिस्टेंस वाले, इन दोनों चार्जेस का आपस में, ठीक है, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, और इन दोनों का आपस में, और इन दोनों, ठीक है। तो ऐसे 6 पेयर्स ये बनते हैं। उसके बाद इस वाले का इसके साथ, इधर वाले का ये, ये, और साथ में, साथ में ये, और, ठीक है। और फिर कौन सा? ये दोनों, ये दोनों, और तो ये वाली टर्म इसको करस्पॉन्ड करती है, ये इसको करस्पॉन्ड। क्या अभी समझ में आया भाई सबको? आप इसको ऐसे भी रियलाइज कर सकते थे, कैसे कि सी व्हेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स, मेरे को क्या है, एक एक चार्ज पार्टिकल के लिए 3 तरह के पेयर कंसिडर करने होंगे। एक जो इससे ए डिस्टेंस पे है, जो बिल्कुल नियरेस्ट, एक जो एक वर्टेक्स छोड़ के लाई कर रहा है, तो इसके लिए वो ये वाला, और एक जो 2 वर्टेक्स छोड़ के लाई कर रहा है, मतलब ये वाला, ठीक है। अच्छा, रिपीट नहीं लेना है अपने को, इस वजह से ये ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि एक ही पेयर का दोबारा आ जाए। Q1 के लिए Q2 के साथ लिखना, और Q2 के लिए Q1 के साथ लिखना, ये एक ही बात।
ओके। अब देखो इनमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मान लो हमसे कहा जाए कि एक ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स पे अ, 3 चार्जेस हैं, क्यू, क्यू और मास भी सबका m, all are released simultaneously. Find kinetic energy of each charge at infinity. ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to final potential energy plus final kinetic energy. Now, what is initial potential energy of this entire system? It is 3kq square by a. Initial kinetic energy is 0. Final potential energy is 0. And final kinetic energy will be 3 times the kinetic energy. ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चार्ज की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच चार्ज। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों से? तो ठीक है बच्चों, फिर बाकी हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप अभी इसके बेसिस पर सेक्शन ई एंड सेक्शन जी, ये 2 सेक्शंस कर सकते हो। यू कैन कंप्लीट सेक्शन ई एंड जी। ओके, बाय।